बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर के 20th चैप्टर के साथ मैं हाज़िर हूँ। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या है? स्पेक्ट्रम की जमा कह लें। अब स्पेक्ट्रम क्या है? मुख्तलिफ़ गैसेस या कोई भी चीज़, गैसेस ज़रूरी नहीं है, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं। अगर किसी चीज़ के एटम्स को एक्साइट किया जाए तो डी एक्साइटेशन के दौरान वो फोटॉन्स एमिट करते हैं। ये फोटॉन का सिंबल है। वो फोटॉन्स डिफरेंट वेवलेंथ्स, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी के हो सकते हैं। अगर उन सब का एक ग्रुप बना लिया जाए तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। आसान अल्फाज में, जैसे वाइट लाइट, सनलाइट। जो सनलाइट है इसमें 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स शामिल हैं, ऐसा ही है। तो इस 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स का जो ग्रुप है वो 7 कलर ये हैं, ठीक है। इन 7 डिफरेंट कलर्स का जो कम्बिनेशन है उसको क्या बोलेंगे हम? स्पेक्ट्रम। इसलिए सोलर स्पेक्ट्रम कह देते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया कि 3 तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। उनकी तरफ चलते हैं, मैं थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो चैप्टर का नाम है उसकी डेफिनेशन है। ये फिजिक्स की ब्रांच है, देखते हैं क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेवलेंथ्स एंड इंटेंसिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड और अब्जॉर्ब बाय एटम्स। मतलब एटम्स कौन सी वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कौन सी वेवलेंथ एमिट कर सकते हैं। कोई भी एटम, ये उसके शेल्स हैं, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन एब्जॉर्ब करके, जितनी वेवलेंथ, जितनी एनर्जी का फोटॉन एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, डी एक्साइटेशन के दौरान वो उतनी ही एनर्जी, उतनी ही वेवलेंथ, उतनी ही फ्रीक्वेंसी का फोटॉन एमिट भी करेगा। इसका मतलब जो फोटॉन एब्जॉर्ब होते हैं, जितनी तरह के फोटॉन एब्जॉर्ब हो सकते हैं किसी एटम में, वो ही फोटॉन रिलीज़ भी हो सकते हैं। इसलिए क्या लिखा है? एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कोई भी गैस, कोई भी एलिमेंट कौन से फोटॉन एब्जॉर्ब कर सकता है और कौन से फोटॉन वो एमिट कर सकता है, उस ब्रांच का नाम क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। और ये जो उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, और वो जो स्पेक्ट्रम होंगे उनको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहेंगे। ब्रांच का नाम इस कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो जो स्पेक्ट्रम होंगे उनको एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाएगा। इसी तरह मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी होते हैं, वो आगे देखते हैं, ये बताने लगे हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस बाय एटम्स। ठीक है, हम इस चैप्टर में सिर्फ एटम्स के स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। वैसे जनरली और भी होते हैं, वो कौन से हैं? इन जनरल देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, नंबर 1, नंबर 2 बैंड स्पेक्ट्रा, और नंबर 3 डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रा। मैं इन तीनों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये इनने कुछ बातें बताई हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम एज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 19, जो पिछले चैप्टर में है, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा, जो मैं बताता हूँ अभी कौन से हैं। नंबर 2 मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा। ये दोनों हमारे फ़िलहाल इस चैप्टर में जो सब्जेक्ट्स नहीं हैं। अच्छा, वाइल द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, नंबर 3 आ गया, which we shall investigate in detail in this chapter are examples of discrete और line spectra। यानी इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। और एमसीक्यू भी आ गया कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं? डिस्क्रीट या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ ये स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। अब मैं बताता हूँ कि ये डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम जिसको कहते हैं ये क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो ये पहले समझते हैं, फिर आगे प्रॉपर चैप्टर पे जाएंगे। ले जी, अगर मैं एक साइड पे
अगर एक साइड पे हम ग्राफ अगर बनाएं और एक एक्सिस पे हम ले लें वेवलेंथ, इधर वेवलेंथ और दूसरी साइड पे इंटेंसिटी, शिद्दत, कोई रेडिएशन कितनी ज़्यादा मकदार में एमिट हो रही है। अच्छा, अगर ग्राफ ऐसा आता है ये, ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ वेवलेंथ मेंशन भी कर दूँ कि ये 500 नैनोमीटर है, ये 1000 नैनोमीटर है, ये 1500 है, 2000 है, 2500 है, 3000 नैनोमीटर में सारी लगा ले, ठीक है, नैनोमीटर। अच्छा, आप बताइए जो ग्राफ आया ब्लू सा, ये क्या शो कर रहा है, कौन सी वेवलेंथ वो बॉडी एमिट कर रही है जिसका भी ये ग्राफ है। 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ है, बिल्कुल है, उसकी इंटेंसिटी है। 1000 वाली है, बिल्कुल है। 2000 वाली है, बिल्कुल है। इनके दरमियान 500 1000 के दरमियान मतलब 600 वो है, बिल्कुल है। इसी तरह अगर मैं ग्राफ एक और बना दूँ, ये ग्राफ है, ये इधर भी हम अगर ले लें एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी, तो आपसे पूछा जाए कि क्या अगर मैं ये वैल्यूज़, पहले इनके नाम दे लेते हैं कि ये है 500, ये है 600, ये है 700, ये है 800। कोई बंदा पूछे जी क्या ये जो बॉडी है 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ एमिट कर रही है, बिल्कुल। कितनी, ये इंटेंसिटी है। अच्छा, 550 वाली की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। 600 वाले की इंटेंसिटी वेवलेंथ जो 600 नैनोमीटर है उसकी इंटेंसिटी कम है पर एमिट हो रही है। इसी तरह 600 और 700 के दरमियान हर वेवलेंथ, वो 610 है, 611, 612, 613, हर वेवलेंथ एमिट हो रही। कोई ऐसी वेवलेंथ नहीं जो एमिट ना हो रही हो। हर वैल्यू की वेवलेंथ, ईच वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ये हर वैल्यू एमिट हो रही है। इस ग्राफ का नाम पता क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या नाम होता है, कंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि ये ग्राफ कंटिन्यूस है, कहीं टूटा हुआ नहीं। इसके अगेंस्ट लाइन स्पेक्ट्रम, ये जिसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो पता क्या होता है, वो होता है कि अगर आप वही एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ नैनोमीटर में और वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी ले लें, इधर 400, इधर 500, आगे 600, फिर उसके बाद 700 नैनोमीटर वेवलेंथ लें, ठीक है, और ग्राफ आए ये वाला, इस तरह का, ये इससे मुराद ये है कि ये जो भी बॉडी है, जिस भी बॉडी का ग्राफ है, वो एक तो 400 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ एमिट कर रही है, उसके बाद कौन सी, कोई 470 कर लें, 500 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ एमिट नहीं हो रही और 500 से आगे भी नहीं हो रही, फिर 600 के करीब जाके वेवलेंथ एमिट होती है, फिर 600 से आगे गैप है, फिर 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ एमिट हो रही है। इसका मतलब पिछले ग्राफ में क्या था, हर वैल्यू की वेवलेंथ एमिट हो रही थी। इसमें क्या है, डिस्क्रीट, मखसूस, ठीक है, स्पेसिफिक, सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिट हो रही हैं और हर दो वेवलेंथ के दरमियान एक गैप है। जब गैप है तो इसको आप कंटिन्यूस तो नहीं कह सकते, इसको डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। और डिसकंटिन्यूस ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, लाइंस, इसलिए इसका नाम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। वो कौन सा होता है जिसमें हर वेवलेंथ एमिट ना हो रही हो बल्कि सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिट हो रही हूँ। साथ साथ बैकग्राउंड म्यूज़िक भी इंजॉय करें। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कुछ आपको शायद पल्ले पड़ गई हो बात कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस, पूरी एक कंटिन्यूस लाइन आती है, दरमियान में गैप नहीं। इसका मतलब हर वेवलेंथ एमिट हो रही होती है।
तो इसका बल्कि मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन टाइप लिखा है। पहले बैंड स्पेक्ट्रम देखें क्या है। ये डेफिनेशन कहीं से मैंने ढूंढी थी। बैंड स्पेक्ट्रा क्या है ये? बैंड स्पेक्ट्रा इज़ द नेम गिवन टू ग्रुप्स ऑफ लाइंस सो क्लोजली स्पेस, इतनी करीब करीब लाइनें होती हैं दैट ईच ग्रुप अपीयर्स टू बी अ बैंड। ये वो कंटिन्यूस से हट के बैंड, तीन टाइप्स ना बैंड स्पेक्ट्रम, इनकी डायग्राम पे भी दिखाता हूँ। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम एन एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी कोई बॉडी ऐसी वेवलेंथ एमिट करे कंसिस्टिंग ऑफ सेपरेट आइसोलेटेड लाइंस, जैसे मैंने ग्राफ बनाया था, अलग अलग लाइंस हों। एन एमिशन ऑफ लाइट साउंड और अदर, हम अभी लाइट के बारे में पढ़ेंगे। कंपोज्ड ऑफ अ नंबर ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज और एनर्जी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी एनर्जी वेवलेंथ की रेडिएशन एमिट हों, इसको क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। दो वेवलेंथ्स के दरमियान, एक वेवलेंथ ये है λ1, एक वेवलेंथ ये λ2, इनके दरमियान गैप हो, यानी कुछ वेवलेंथ एमिट हो रही हैं और कुछ नहीं भी एमिट हो रही। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या था? हर वेवलेंथ एमिट हो रही थी। और बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है? हर वेवलेंथ नहीं, काफ़ी सारी वेवलेंथ एमिट होती है, उनके दरमियान बड़ा कम गैप होता है। यहाँ लिखना क्लोजली स्पेस्ड। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या था कि लाइंस में काफ़ी ज़्यादा गैप था। जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है? गैप काफ़ी कम, वेवलेंथ बड़ी करीब करीब होती हैं। और जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है? गैप होता ही नहीं, गैप होता ही नहीं, हर वेवलेंथ एमिट हो रही है, हर वेवलेंथ। ये तीन तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, हम पढ़ते हैं। मैं इसकी डायग्राम आपको बुक में दिखाता हूँ, बुक में बनी हुई है। अगर आप इसके पेज पे देखें तो ये तीन स्पेक्ट्रम दिखाए हुए हैं। नीचे सबसे कौन सा है? बैंड स्पेक्ट्रम। उसके ऊपर कौन सा? लाइन, ये आपको लाइन से नज़र आ रही होंगी। और सबसे ऊपर कौन सा? कंटिन्यूस, कोई गैप नहीं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं, हर वेवलेंथ एमिट हो रही होती है। पहले तो आपने बात ये याद रखनी है कि फ़र्क क्या है। अब आएँ कि हम इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, करना क्या है इस चैप्टर का। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आ गए, बन गए, क्या करेंगे उससे? बड़ा अहम काम है एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन। और भी अहम काम है, मैं वो भी साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा। फ़िलहाल कहते हैं व्हेन एन एटॉमिक गैस और वेपर, गैस या वेपर्स कह लें, मच लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ सूटेबली एक्साइटेड। सिंपल अल्फाज में, अगर आप किसी गैस एटम्स को, किसी गैस के एटम्स को एक्साइट करते हैं, गैस को एक्साइट करते हैं यूजुअली बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। करंट जब पास करवाते हैं तो आपका जो करंट है वो गैस को एक्साइट कर देता है। एटम्स को एक्साइट क्या होता है कि उसके गैस के एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अपनी नॉर्मल एनर्जी स्टेट से किसी हाई एनर्जी स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं। द एमिटेड रेडिएशन, अच्छा, किसी भी एलिमेंट की जो एक्साइटेड स्टेट है वो स्टेबल नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर एक एलिमेंट है, उसका ये न्यूक्लियस है और ये उसके शेल्स हैं, और इसका कोई इलेक्ट्रॉन था जो कि अपनी नॉर्मल स्टेट को छोड़ के ऊपर चला गया, अब इसको कहा जाता है ये क्या हो गया? एक्साइटेड। ये एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं होती। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ चला तो गया लेकिन उसने वहाँ रहना नहीं, उसने फ़ौरन एज सून एज़ पॉसिबल उसने नीचे आना है और फोटोन एमिट करना है। तो वो जो एमिटेड रेडिएशंस हैं उनके बारे में ये सारी बात करने लगा है बुक में। क्या कहते हैं जी? द एमिटेड रेडिएशन हैज़ अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब जो रेडिएशन एमिट होंगी वो मल्टीपल वेवलेंथ, यानी सेट ऑफ वेवलेंथ्स पे मुश्तमिल होगी। एक वेवलेंथ, कई सारी वेवलेंथ्स एमिट होंगी, यानी कई किस्म की रेडिएशन एमिट होंगी। जैसे रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, कई कलर एमिट हो सकते हैं। उन सब के सेट को क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो होगा विच कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ। पहले मुझे ये बताएं, ये जो बात इसने लिखी है सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ, चंद मखसूस वेवलेंथ्स होंगी सिर्फ, ये किसकी निशानी? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की निशानी है या लाइन स्पेक्ट्रम की? ये पता किसके नाम है? डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि अगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता तो सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ना होती,
हर वेवलेंथ उसके स्पेक्ट्रम में पाई जानी थी, हर वेवलेंथ। अच्छा खैर, अभी हम चूँकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं तो इसमें सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ, चंद मखसूस वेवलेंथ्स होंगी। एन idealized arrangement for observing such atomic spectra is shown in the figure. Actual spectrometer uses diffraction grating for better result. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपने पार्ट 1 में पढ़ी थी, ग्लास की स्लैब होती है, क्लोज पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइंस उस पर बनाई होती हैं। ये एक आइडियलाइज अरेंजमेंट है कि यहाँ से देखें हाइड्रोजन डिस्चार्ज सोर्स, इसका तो हाइड्रोजन गैस को एक्साइट किया होगा, उससे फोटॉन्स निकले होंगे, जो वेवलेंथ से निकली, जो लाइट निकली वो ये आ रही है वाइट कलर की। प्रिज्म का काम क्या है कि उसने उस वाइट लाइट को या कम्बिनेशन ऑफ लाइट वेवलेंथ्स को, इसमें मिक्सचर होंगी ना वेवलेंथ्स की, मिक्स्ड वेवलेंथ्स, ये कलर आपको नज़र नहीं आ रहा रेड कलर, इसमें मिक्स्ड वेवलेंथ्स होंगी, ब्लैक कलर जो मिक्स्ड वेवलेंथ्स। और इस प्रिज्म ने क्या किया, उनको सेपरेट कर दिया, रेड में, ब्लू ग्रीन में, ब्लू में और वायलेट में। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस को जब एक्साइट किया जाए तो उसके एटम्स डी एक्साइट होते वक्त ये 4 कलर या ये 4 वेवलेंथ्स एमिट करते हैं, ये 4 मखसूस वेवलेंथ। अगर गौर करें ये सारी विजिबल वेवलेंथ्स नहीं है, अगर सारे कलर निकलते, सारी वेवलेंथ्स निकलती तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता। क्योंकि यहाँ सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ, चंद मखसूस कलर्स निकल रहे हैं, इसका मतलब इसका स्पेक्ट्रम कौन सा आएगा, लाइन स्पेक्ट्रम। ये बात समझ आई है? वापस आ जाते हैं, उसने जो अरेंजमेंट की बात की थी। अच्छा, हमने ये स्पेक्ट्रम बना लिया, चले प्रिज्म रख के या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, इस बेहतर रिजल्ट आते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से। जैसे लास्ट लाइन में लिखा था कि एक्चुअल स्पेक्ट्रोमीटर यूजेस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर बेटर रिजल्ट। ये स्पेक्ट्रोमीटर भी आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है, पार्ट 1 में फर्स्ट ईयर में। अच्छा जी, कहते हैं द इम्प्रेशन ऑन द स्क्रीन पे जो अक्स आता है या इमेज आता है इज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, वो लाइंस की फॉर्म में आएगा। 4 लाइंस विजिबल कलर की होंगी, क्योंकि 4 रंग निकले हैं। हाइड्रोजन गैस जब एमिट करती है फोटॉन तो वो 4 कलर्स के करती है। इफ़ द स्लिट इन फ्रंट ऑफ द सोर्स एस इज़ नैरो, अगर स्लिट नैरो हो रेक्टेंगुलर इट इज़, अच्छा वो जो अगर स्लिट हो ना तो फिर वो कलर्स जो है वो डिस्पर्स हो के आपको अलग अलग भी नज़र आएंगे। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट स्पेक्ट्रम इज़ रेफर्ड टू एज लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि लाइंस बनेंगी कलर्स की, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा ये। अब इसका यूज़, स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, एप्लीकेशन की आप हेडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, या यूज़ की हेडिंग दे सकते हैं। लो ये एप्लीकेशन सुने, द फैक्ट दैट स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स वेवलेंथ्स दैट एग्जिबिट, जो शो करती हैं डेफिनेट रेगुलरिटीज़। रेगुलरिटी में बच्चों को बताया था तो आप 2 चीज़ें समझ सकते हैं, हर एलिमेंट जो है डिफरेंट वेवलेंथ एमिट करता है, डिफरेंट वेवलेंथ्स, क्योंकि हर एलिमेंट के एनर्जी लेवल में डिफरेंस अलग अलग होता है। कोई भी एलिमेंट पता कितनी एनर्जी का फोटॉन एमिट करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी शेल से नीचे आया है तो वो जो फोटॉन एमिट करेगा उसकी एनर्जी उन 2 शेल्स के, मसलन ये शेल है कोई N और ये शेल है P, तो उस फोटॉन की एनर्जी उन 2 शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। किन 2 शेल्स का एनर्जी डिफरेंस, जहाँ से ट्रांजिशन हुई और जिसमें ट्रांजिशन हुई। N से P शेल में है तो जो फोटॉन निकलेगा उसकी एनर्जी उन 2 शेल्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। अब चूँकि हर एलिमेंट के एटम्स के एनर्जी लेवल्स की अपनी ख़ास एनर्जी होती है, सेपरेट डिस्क्रीट, तो इसका मतलब हर एलिमेंट अलग अलग वेवलेंथ निकालता है, डिफरेंट वेव, हर एलिमेंट डिफरेंट वेवलेंथ खारिज करता है। और नंबर 2 डिफरेंट नंबर ऑफ वेवलेंथ्स भी। मसलन हाइड्रोजन का भी हमने कितना पढ़ा कि वो जब हाइड्रोजन गैस को एक्साइट किया जाए
तो वो 4 विजिबल कलर एमिट करती है। अगर कोई और गैस होगी उसको आप एक्साइट करें, हो सकता है वो 5 विजिबल कलर एमिट करे, कोई गैस 2 विजिबल कलर एमिट करे, हो सकता है कोई गैस और गैस 4 विजिबल कलर ही एमिट करे, हाइड्रोजन जितने 4, लेकिन उसके 4 कलर हाइड्रोजन के एमिट किए गए 4 कलर या 4 वेवलेंथ से डिफरेंट होंगे। जो हाइड्रोजन ने 4 कलर एमिट किए थे ये ऊपर बने हुए हैं, कौन कौन से हैं? रेड है, ब्लू ग्रीन है, ब्लू है और वायलेट। हो सकता है कोई और गैस एक्साइट करने पे डीएक्साइट हो और ये वो 4 कलर इमिट करे, लेकिन उसके 4 कलर इसके 4 कलर से डिफरेंट हो सकते हैं। इसका तो हर एलिमेंट की का अपना एक तरीकाकार है कि वो कितनी वेवलेंथ्स और कौन कौन से कलर की वेवलेंथ एमिट करेगा। इसी बेस पे हर एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, शनाख्त की जा सकती है, और यही इसकी एप्लीकेशन है जो मैं रीड करने लगा, गौर कीजिएगा। कहते हैं द फैक्ट दैट स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन्स वेवलेंथ्स दैट एग्जिबिट, जो शो करते हैं डेफिनेट रेगुलरिटी, और रेगुलरिटी में बताया नंबर ऑफ वेवलेंथ और टाइप्स ऑफ वेवलेंथ। तो ये जो फैक्ट है वाज यूटिलाइज, इसको इस्तेमाल किया गया इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी इन आइडेंटिफाइंग डिफरेंट एलिमेंट्स। मुख्तलिफ एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करने में ये फैक्ट इस्तेमाल किया जाता रहा। अच्छा, अब जनाब इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया और होना भी चाहिए था। ये जो कोई भी एलिमेंट जो रेडिएशंस एमिट करता है, जो वेवलेंथ्स एमिट करता है, दीज रेगुलरिटीज़ वर क्लासीफाइड ग्रुप्स बना देना, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना इनटू सर्टेन ग्रुप्स कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज़। ये स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या होती हैं? जो आप पढ़ते हैं लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, फंड सीरीज़, ये मैं बताता हूँ आपको स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या है। जैसे ये देखें, द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन has been divided into a number of spectral series with wavelengths given by the Rydberg formula. These observed spectral lines are due to electron making transition between two energy levels. होता क्या है, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसके नंबर ऑफ शेल बहुत सारे हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले शेल में होता है, वो एक्साइट करने पे दूसरे में भी जा सकता है पहले से, और तीसरे में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है, और सब्सिक्वेंटली वो फिर वापस भी किसी भी शेल से आ सकता है। अगर 7वें में गया था तो वापस भी 7वें से आएगा। इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन उसके एक्साइट होने के या डी एक्साइट होने के मेथड्स बहुत सारे हैं, जिस बिना पे वो डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ्स एमिट करता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब एक है तो वो रेडिएशंस कैसे डिफरेंट वेवलेंथ की एमिट कर सकता है। तो उसका जवाब यही है कि इलेक्ट्रॉन एक है लेकिन वो एक्साइट करने पे डिफरेंट शेल्स में जाता है और फिर डिफरेंट पैटर्न पे डिफरेंट शेल्स से डी एक्साइट होता है और डिफरेंट वेवलेंथ एमिट होंगी। अच्छा, द फर्स्ट सच सीरीज़ वाज आइडेंटिफाइड बाय जे बाल्मर इन 1885 इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट के स्पेक्ट्रम में इन्हें हाइड्रोजन को एक्साइट किया, उसके डी एक्साइट होने पे वेवलेंथ्स निकली, उन वेवलेंथ्स को अलग अलग किया गया स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करके, और देखा है कौन कौन से कलर्स एमिट होते हैं। तो वो ये 4 कलर्स आए थे जो मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ। दिस सीरीज़ कॉल्ड द बाल्मर सीरीज़ इज़ शोन इन फिगर एंड इज़ इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। विजिबल रीजन मतलब ये जो बाल्मर सीरीज़ है जिसका ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सीरीज़ विजिबल रीजन में लाई करती है। अच्छा, इस पॉइंट का क्या मतलब है कि ये सीरीज़ विजिबल रीजन में लाई करती है, ये भी सुन लें, और ये आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं फिर आज का लेक्चर क्लोज़ करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये सबसे पहले बाल्मर ने ऑब्ज़र्व किया हाइड्रोजन के लिए, लेकिन उसको फार्मूलेट किसने किया, फार्मूले की शक्ल किसने दी। द रिज़ल्ट ऑब्टेन्ड बाय बाल्मर वर एक्सप्रेस्ड इन 1895 बाय J.R. रिडबर्ग इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल फार्मूला। फार्मूला रिडबर्ग ने तैयार किया जिसके नाम पे ये कांस्टेंट भी है, रिडबर्ग कांस्टेंट। अच्छा, ये बताता क्या, विजिबल रीजन में सीरीज़ लाई करती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सुने, यहाँ n की वैल्यू नहीं लिखी, n की वैल्यू लिख लें। n पता क्या हो सकता है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन।
ये पहली बात, तो ये सीरीज सिर्फ तब अप्लाई करेंगे जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से कहाँ आए, सेकंड में। ट्रांजिशन करने के बाद किसी भी हायर शेल से, अगर ये पहला शेल है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवें से दूसरे में आ जाए, चौथे से दूसरे में आ जाए, तीसरे से दूसरे में आ जाए, छठे से दूसरे में आ जाए, किसी भी शेल से जब सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके आएगा तो आपने ये सीरीज़ अप्लाई करनी, ये फार्मूला अप्लाई करना है। क्या करने के लिए? ये देखने के लिए कि जो फोटॉन निकलेगा उसकी वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। शर्त क्या है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो और किसी भी हायर शेल से 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब किसी भी हायर शेल से ट्रांजिशन करके सेकंड शेल में आया करेगा तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, पहली बात। दूसरी बात, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब किसी भी हायर शेल से नीचे आएगा ट्रांजिशन करके सेकंड शेल में आएगा तो वो जो भी फोटॉन निकालेगा वो नज़र आएगा, वो विजिबल लाइट का होगा, वो विजिबल रीजन में लाई करेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये बाल्मर सीरीज़ किस रीजन में लाई करती है? विजिबल रीजन में, क्योंकि वो फोटॉन आपको नज़र आएंगे। वेयर आर एच इज़ द रिडबर्ग कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज़ दिस। सिंस देन, कहते हैं तब से लेके मैनी मोर सीरीज हैव बीन डिस्कवर्ड एंड प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटम्स। इलेक्ट्रॉन एटमों में कैसे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एक्साइट, डी एक्साइट, ये सारा कुछ उससे अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है और समझाया जाता रहा है, जैसे कि इंशाल्लाह हम चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये था चैप्टर 20 का इंट्रोडक्शन और इसी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे लेके चलेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।